हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संकल्प 01 में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10th का विज्ञान का आपका फर्स्ट चैप्टर है उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ईजी हो जाएगा। बोले तो अगर आप 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा तो वहाँ भी आपको यही सब देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आपका जो क्लास 10th का जो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इसमें क्या है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है, कोई टेंशन इसमें नहीं है। लगभग चीज़ आपको पता ही होगा। चलिए देखते हैं इसमें है क्या। तो आप जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा चैप्टर को तो आपको पहले ही आपको देखने को मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है जब जब क्या होगा एक या एक से अधिक पदार्थ क्या होगा आपस में मिल के क्या करेगा, आपस में कोई रिएक्शन करेगा और क्या करेगा उसके फलस्वरूप क्या बना देता है, एक नया पदार्थ का निर्माण कर देता है। तो इसी रिएक्शन को, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका डेफिनेशन में क्या दिया गया है। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी क्या होगा, एक या एक से अधिक, ठीक है सॉरी यहाँ पर दो या दो से अधिक बोल सकते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ जब हम आपस में मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है एक नया पदार्थ बनता है। तो वो जो पदार्थ होगा उसका गुण कुछ अलग होगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों यानी रिएक्टेंट्स जो होगा कि रासायनिक गुण बदल कर उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स जो होगा, ठीक है, के नए गुण बन जाते हैं। ठीक है, क्या होता है जो रिएक्टेंट्स होता है, जो अभिकारक होता है, वो क्या करता है अपना गुण को जब वो रिएक्शन करता है तो क्या होता है उसका जो रासायनिक गुण होता है वो बदल जाता है किसमें, उत्पाद में। तो इसमें देखते हैं उदाहरण में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण में जो आपका होने वाला बच्चों वो है आपका जैसे Mg+O2। ठीक है, इसको जब हम रिएक्शन करेंगे तो MgO बनेगा। ठीक है, अब ये जो आप देखिएगा 2 लगाए हुए हैं, ठीक है, तो 2 जो लगाए हैं वो हम संतुलित करने के लिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए लगाए हुए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा तो Zn+2HCl, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा तो ZnCl2+H2 गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं और एक रिएक्शन। तो जैसे Fe किसका होता है, आयरन का होता है, प्लस CuSO4 किसका, कॉपर सल्फेट का होता है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा FeSO4 यानी फेरिक सल्फेट और Cu यानी कॉपर। ठीक है, तो आगे जो हमको पढ़ना होता है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया का क्या विशेषता होता है, जैसे हर चीज़ का कुछ न कुछ विशेषता होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा क्या विशेषता होता है, इसमें क्या चेंज हमको देखने को मिलता है, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर कहीं रासायनिक अभिक्रिया हुआ है बच्चों, ठीक है, तो अगर कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो हम कैसे पता करेंगे कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, तो पता करने के लिए आप उसका रंग को चेंज कीजिएगा। ठीक है, रंग में अगर परिवर्तन हुआ है, ठीक है, रंग अगर चेंज हुआ है बच्चों, ठीक है, क्या हो जाएगा, रंग अगर आपका परिवर्तन हुआ है तो वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। उसके बाद हो जाता है जो आपका तापमान परिवर्तन। ठीक है, अगर कहीं तापमान में परिवर्तन हो रहा है बच्चों तो उसमें भी क्या हो जाएगा, आपका जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होगा। ठीक है, अगला जो आपका गैस का निकलना। ठीक है, गैस अगर कहीं पर निकल रहा है तो वो भी किसका उदाहरण होगा, तो रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता होगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये सब होता है। उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद आपका अवक्षेप बनता है। ठीक है, जैसे अवक्षेप का बोलने का मतलब क्या है, तो अवक्षेप बोलने का मतलब है बच्चों जो अगर किसी भी चीज़ को जलाएं तो उसका जो राख बचा है उसी को अवक्षेप बोलेंगे। ठीक है, तो अवक्षेप अगर हमको मिल रहा है, ठीक है, किसी भी पदार्थ का रिएक्शन में, तो उसको क्या बोलेंगे कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है।
उसके बाद गंध में परिवर्तन, अगर उसका जो गंध में अगर परिवर्तन, कोई भी हम पदार्थ में देख रहे हैं उसका गंध में परिवर्तन हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में भी जैसे कोई देखिए जल है, जल को क्या किए हम उसको हीट दिए, तो हीट दिए तो क्या हुआ, वो हो गया अब सीधे गैस में चला गया, ठीक है, वेपर में बन गया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, इसका अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो ये भी होता है। तो जहाँ पर भी ये सब आपको प्रोसेस दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अगला जो आपका टॉपिक बन जाता है बच्चों, वो बनता है आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर कि रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया में। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है बच्चों, उसका हम क्या करेंगे, अगर प्रत्येक और उसको सिंबल की मदद से अगर क्या कर रहे हैं, हम उसको लिख रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। क्या दिया गया है यहाँ पर देख लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों द्वारा अगर हम लिखते हैं, ठीक है, लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या बोला गया कि अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को, जैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या, जैसे हम लोग FeSO4 देखे ना, जैसे हाँ CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस Fe यानी आयरन। अब ये रिएक्ट कर रहा था, क्या बना रहा था, तो ये बना रहा था आपका FeSO4 प्लस Cu, यही बना रहा था ना, क्या बना रहा था, जैसे यहाँ पर था CuSO4 ठीक है, प्लस में क्या था Fe, ये रिएक्ट कर रहा था, क्या बना रहा था, तो ये FeSO4 बनाया, FeSO4, ठीक है, FeSO4 प्लस में क्या बनाया था Cu, यही बन रहा था ना। तो यहाँ पर आप अगर देखिएगा तो जो आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये जब आपका फेरिक यानी आयरन से जब रिएक्ट किया, ठीक है, तो क्या बना दे रहा है, तो ये फेरिक सल्फेट बना रहा है और क्लोरीन बना रहा है, ठीक, क्लोरीन बोल रहे हैं, कॉपर बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक रिएक्शन हुआ, ठीक है, जिसको हम उसके सिंबल से लिखें। जैसे CO किसका सिंबल होता है, तो कॉपर का होता है। SO4 किसका सिंबल होता है, तो ये आपका किसका होता है, सल्फेट का होता है। Fe किसका होता है, तो Fe आपका किसका होता है, ये भी आपका आयरन का होता है। तो इसी तरह अगर हम किसी भी रिएक्शन को उसके सिंबल से लिखें, सूत्र से लिखें, प्रतीकों से लिखें, तो उसको क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। चलिए अगला देखते हैं इसके कुछ शब्द समीकरण, ठीक है। अब शब्द समीकरण क्या होता है, तो शब्द समीकरण में जैसे ये हो जाएगा, देखिएगा, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ये मिलाकर क्या बना रहा है, जल बना दे रहा है। तो ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया एक रूप से, ठीक है। और यहाँ पर ये जो अभिक्रिया हुआ वो क्या होगा, असंतुलित होगा, ठीक है। असंतुलित समीकरण इसमें क्या देखेंगे, तो देखिएगा H2, ठीक है, H2 रिएक्ट करेगा किससे, O2 से, तो ये क्या बना देगा, H2O बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल है, सही है। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर दो जो उत्पाद प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में 2 मोल है और यहाँ पर 1 मोल है। तो ये इक्वेशन जो है, ये जो आपका समीकरण है वो तो संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। अब इसको संतुलित कैसे कीजिएगा, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 मोल है, ठीक है, यानी आपका रिएक्टेंट साइड में भी 2 मोल है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 मोल है, ठीक है। तो ये इक्वल है, ठीक है, दोनों साइड इक्वल है, तो इसको हमको कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन को हमको कुछ भी अभी नहीं करना है। उसके बाद आपको ऑक्सीजन को देखना है, O2, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, H2O। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर हम 2 दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, हाइड्रोजन में भी 2 लगाना पड़ेगा, तब ना इक्वल होगा। तो ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो देखिए वही इसका संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करके दिखाया गया, ठीक है। 2H2, ठीक है,
प्लस O2 ये रिएक्ट करेगा तो 2H2O बनेगा। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक होने वाला है बच्चों वो होने वाला है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है? ठीक है, तो ये जो आपका संतुलित रासायनिक समीकरण होता है बच्चों वो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार ये अपना क्या करता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कुल जो आपका द्रव्यमान होगा वो स्थिर होगा। ठीक है, जो द्रव्यमान संरक्षण का इसमें नियम पे ये आधारित होता है। ठीक है, जो आपका संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है। क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण में जो आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है वो क्या होता है, उसमें जो आपका कुल द्रव्यमान होता है वो स्थिर रहता है। ठीक है, तो अतः हम ये बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की जो संख्या होगी दोनों ओर समान रहेगी। ठीक है, यानी क्या होता है, जो आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, समीकरण के प्रत्येक तत्व की परमाणु जो समीकरण होगा, रासायनिक आपका समीकरण होगा, ठीक है, उसमें आपका जो प्रत्येक तत्व होगा उसका परमाणुओं की जो संख्या होगी वो दोनों तरफ समान होगी। यानी आपका उत्पाद में भी होगा और क्या अभिकारक में भी, यानी दोनों साइड क्या होगा, सेम होगा। आगे देखिए, तो यहाँ पर दिया गया है आपका संतुलित करने के नियम। ठीक है, संतुलित करने का क्या नियम बनता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार जो संतुलित करने का नियम बनता है बच्चों वो होता है, पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, धातुओं का संतुलन करें। ठीक है, पहले क्या करना चाहिए, धातुओं का संतुलन करना चाहिए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग रिएक्शन देखेंगे तो उसमें बहुत ही ईजी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर हमको क्या करना है, तो फिर हमको अधातुओं का, ठीक है, अधातु जो होता है उसका हमको संतुलित करना है। उसके बाद अंत में हम लोगों को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या बोल सकते हैं, उसको मतलब उसको संतुलित करना है। ठीक है, तो सूत्र न बदले। ठीक है, सूत्र को आपको नहीं बदलना है, केवल उसका गुणांक बदले। ठीक है, जैसे H2O है, H2O की जगह H3O आपको नहीं लिखना है। ठीक है, H2O की जगह आपको H3O नहीं लिखना है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, या H4O भी नहीं लिख सकते हैं, मतलब ये जो है ना, ये प्रोसेस बहुत ही गलत है। सूत्र को हमें नहीं बदलना है। क्या करना पड़ेगा, जैसे H2O, ठीक है, H2O है, इसको हमको हाइड्रोजन को 4 करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग को आगे, ठीक है, जो आपका हाइड्रोजन है उसके आगे 2 लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन में 4 मोल हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे आपका टॉपिक क्या होने वाला है। तो अगला आपका टॉपिक रहने वाला है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं बच्चों वो आपके 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो आपका होता है वो होता है संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो संयोजन अभिक्रिया होता है उसमें क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक है, क्या करेगा, मिलकर, ठीक है, एक ही उत्पाद बनाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो उसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, जैसे A है, ठीक है, A प्लस B, ये 2 हो गया। अब 2 मिल के क्या बनाया, 1 बना दिया। क्या बना देगा, AB, तो ये 1 बना दिया। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर एक नया उत्पाद बनाएगा, तो उसी को संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अब इसका उदाहरण में क्या आ जाएगा, तो उदाहरण में आप ले लीजिए, जैसे 2Mg, यानी उसके बाद आपका जो होगा O2, ठीक है, दोनों को जोड़ रहे हैं, 2Mg प्लस O2, दोनों को अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे एक साथ तो क्या बना देगा, तो ये 2MgO बनाएगा। ठीक है, 2MgO बना देगा। इसी तरह हम लोग CaO, ठीक है, CaO, उसके बाद
H2O, ठीक है, दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बना देगा ये CaOH का हॉल 2 बना देगा। क्या बनाएगा CaOH का हॉल 2, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि किस तरह हो रहा है रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, जब दो पदार्थ मतलब दो हम लोग तत्व को लिए, जैसे मैग्नीशियम एक तत्व हो गया और ऑक्सीजन एक तत्व हो गया, दोनों तत्वों को जब हम मिला रहे हैं तो एक नया आपका उत्पाद बन जा रहा है जो कि MgO बना। हर आपका रिएक्शन में जो आपका उत्पाद होगा वो अलग अलग बनेगा। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। ये जब आपका रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है CaOH का हॉल 2 बना देता है। तो इसमें भी एक नया उत्पाद बन गया, ठीक है। तो अब इसका विशेषता तो कुछ होगा ना, इसके क्या विशेषता हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका विशेषता अगर हम बात करेंगे तो एक ही उत्पाद बनेगा, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थ अगर मिलेगा भी तो एक ही आपका उत्पाद बनेगा संयोजन अभिक्रिया में, ठीक है। उसमें अधिकतर जो रिएक्शन होता है वो ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है। जो इसमें रिएक्शन होता है उसमें अधिकतर जो रिएक्शन होता है वो ऊष्माक्षेपी होता है। अगला जो आपका रिएक्शन होता है वो सेकंड क्या होने वाला है तो देख लेते हैं। ये आपका होने वाला है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। क्या होता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, जब एक यौगिक टूटता है, ठीक है, क्या होता है एक यौगिक टूटता है और दो या दो से अधिक पदार्थ बना देते हैं, ठीक है। एक आपका यौगिक टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ अगर बना दे तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं यहाँ पर डेफिनेशन क्या दिया गया है। एक यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक अगर पदार्थ बना रहा है, ठीक है, तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, तो हम लोग वैसी अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे ए बी बना था ना, तो AB ये क्या हो रहा है, अब टूट रहा है। क्या हो रहा है, टूट रहा है रिएक्शन के थ्रू। तो ये क्या होगा, अगर टूटेगा तो किस में टूटेगा, A प्लस B में टूटेगा। तो देखिए एक जो यौगिक है दोनों का मेल से जो बनेगा उसको यौगिक बोलेंगे। तो एक यौगिक टूट रहा है तो क्या दो पदार्थ बन रहा है, हाँ A और B दो पदार्थ बन रहा है, ठीक है। तो इसका उदाहरण में क्या हो जाएगा, तो उदाहरण में अगर हम लोग देखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो CaCO3 ये रिएक्ट जब करता है, रिएक्शन जो करता है तब क्या बनाता है CaO प्लस CO2 बना देता है। अब इसका प्रकार क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या क्या प्रकार आ जाएगा। तो इसमें जो वियोजन होता है, ठीक है, तो वियोजन का 3 प्रकार होता है मुख्य रूप से, ठीक है। वियोजन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला तापीय वियोजन, ठीक है, जिसको हम ताप देकर यानी हीट देकर उसे क्या करेंगे, ये जो रिएक्शन कराएंगे। उसके बाद विद्युतीय वियोजन, जो विद्युत इलेक्ट्रिक करंट देकर हम लोग अगर रिएक्शन करा रहे हैं। उसके बाद प्रकाशीय वियोजन, ठीक है, सन के लाइट में जो रिएक्शन होता है उसको बोलेंगे, ठीक है। तो जो वियोजन होता है मुख्य रूप से आपका 3 प्रकार का होता है। एक तापीय वियोजन, एक दूसरा जो होता है वो आपका विद्युतीय वियोजन और तीसरा जो होता है वो प्रकाशीय वियोजन होता है। ये 3 ही टाइप का होता है। अगला आपका जो होने वाला है वो होने वाला है आपका विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, अधिक जो क्रियाशील वाले तत्व हो गए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, तो विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होने वाला है, ठीक है। तो अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से हटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो जैसे देखिएगा Zn यानी जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील वाला तत्व है। तो जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या बोला जा रहा है कि हटा देगा उसके यौगिक से। जैसे Cu जो है वो जिंक से आपका कम क्रियाशील है। तो ये क्या करेगा, जो Zn होगा, ठीक है, यानी जिंक जो होगा वो कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित करेगा और SO4 से खुद जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना देगा आपका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा ZnSO4, ठीक है, यानी उत्पाद जो बनेगा वो क्या बनेगा ZnSO4 प्लस Cu कॉपर, ठीक है, यानी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना देगा, ठीक है। तो
इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, तो विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, यानी अधिक क्रियाशील वाले तत्व अपने से कम प्रतिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है उसके यौगिक से। ठीक है, यह क्रियाशीलता श्रेणी पर आधारित होता है। ठीक है, क्रियाशीलता जो श्रेणी होता है इस पर ये आधारित होता है। तो आपको क्रियाशीलता श्रेणी भी पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे। अगला हम लोग देखते हैं 4 नंबर, यानी चौथा आपका जो होता है कौन सा अभिक्रिया होता है, तो आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन जो अभिक्रिया होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, जो दो यौगिक होंगे वो अपना आयनों का क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक क्या करते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, वैसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है, ये जब रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है दोस्तों, तो क्या बना देता है, तो ये BaSO4 बनाता है प्लस NaCl बनाता है। क्या बना देता है, प्लस 2NaCl बना देता है। तो यहाँ पर जो BaSO4 जो होगा बच्चों, वो क्या होगा, सफ़ेद अवक्षेप होगा। ठीक है, अवक्षेप को हम क्या करते हैं, नीचे एरो देके दर्शाते हैं। समझ में आया। अगला जो आपका रिएक्शन होने वाला है बच्चों, वो हो जाता है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल में क्या बोल सकते हैं, जिनमें ऊष्मा निकलती है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है बच्चों। तो हम लोग अगला देखने वाले हैं, वो है आपका CH4 प्लस 2O2। ठीक है, ये जब रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है, CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, और प्लस में ऊष्मा निकाल देता है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, जो ऊष्मा होता है वो निकलता है। तो ऊष्मा निकलेगा, तो ऐसे भी क्या बोले हमने अभी इसके डेफिनेशन में, तो जिस अभिक्रिया में क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा, तो ऊष्मा यहाँ पर रिलीज हो रहा है। ठीक है, ऊष्मा इसमें रिलीज हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, श्वसन क्रिया भी ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, जो श्वसन हम लोग जो सांस लेते हैं उसको भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इससे आपका क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये क्यों बनेगा, तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है वो टूटता है। ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल से जो आपका ग्लूकोज होता है वो टूटता है। जब रिएक्शन होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का, तो क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है बच्चों वो टूटता है। किस में टूटता है, तो ये आपका कार्बन, जल और किस में, ऊर्जा में टूटता है। तो इसमें क्या ऊर्जा निकलेगा, उस ऊर्जा जो हमको निकल रहा है वो ऊष्मा के रूप में निकलता है। ठीक है, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो ये जो आपका रिएक्शन होगा बच्चों, ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं रिएक्शन किस तरह बन रहा है। C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, ये जो आपका अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है, तो ये बना देता है 6CO2 प्लस 6H2O। ये जब आपका प्लस और क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। ठीक है, इसीलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला जो आपका अभिक्रिया होने वाला बच्चों, वो होने वाला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, सॉरी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है बच्चों, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, यानी ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें क्या होगा, ऊष्मा अवशोषित होगी। जैसे CaCO3। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जब अभिक्रिया करेगा तो किसमें टूटेगा, CaO प्लस CO2। ठीक है, जब इसको ऊष्मा के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराएंगे तभी ये टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होता है बच्चों, वो जो होता है वो आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो होती है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। अब बोलिएगा कैसे, तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो पत्ता होता है, ठीक है,
पत्ता में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है बच्चों, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसी वजह से तो वो अपना भोजन बना पाता है। तो भोजन बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? सूर्य के प्रकाश से वो क्या करता है? मतलब आपका क्या करता है? ऊष्मा लेता है। तो ये जो ऊष्मा लिया, इसी की वजह से उसका फोटोसिंथेसिस होता है, यानी क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण को इसीलिए हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला जो आपका होने वाला बच्चों, वो होने वाला है ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स ऑक्सीकरण। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? तो बच्चों देखिएगा, तो ऑक्सीकरण जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में बच्चों क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होता है ये, जो क्या करता है, जिसमें आपका जो ऑक्सीजन होगा वो जुड़ता है और हाइड्रोजन जो होता है वो अलग होता है। देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है। तो इसका डेफिनेशन बोला जा रहा है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, यही आपका सिंपल में ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिएगा इसमें होता क्या है। तो ये जो होता है बच्चों, जैसे 2Cu प्लस O2, ठीक है, ये जब आपका अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? 2CuO। ठीक है, इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन जो हुआ वो क्या हुआ? जुड़ा। हाइड्रोजन अलग हुआ या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं। एक भी अगर प्रोसेस हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन अलग हो या ऑक्सीजन जुड़े, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बच्चों जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा बच्चों। अगला जो आपका अभिक्रिया होने वाला है वो अपचयन अभिक्रिया हो जाता है। ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा? जो ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है? अपचयन या बी ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं जिसको। ठीक है, तो जैसे CuO, ठीक है, इसको जब हम हाइड्रोजन इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या बनाएगा? Cu प्लस H2O। ठीक है, ये क्या बनाएगा? Cu प्लस H2O। तो ये जो अभिक्रिया हुआ वो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो हाइड्रोजन है बच्चों वो जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन जुड़ने के प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और अगला जो आपका क्वेश्चन होने वाला है बच्चों, मतलब अगला जो आपका अभिक्रिया होने वाला है बच्चों, वो क्या होने वाला है? वो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाता है। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है बच्चों? ठीक है, जब ऑक्सीकरण और अपचयन साथ हो। ठीक है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और विऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया हो, यानी उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो। ठीक है, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ हो तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जैसे Zn प्लस CuO। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? तो देखिएगा यहाँ से क्या हो रहा है? जो आपका ऑक्सीजन है बच्चों वो क्या हो रहा है? टूट रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, यहाँ से Cu से, ठीक है, Cu से आपका ऑक्सीजन अलग हो रहा है, बट Zn से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, दोनों प्रोसेस हो रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा बच्चों। अगला आपका टॉपिक जो होने वाला है वो है संक्षारण। ठीक है, संक्षारण क्या होता है? तो संक्षारण क्या होता है? जब किसी वस्तु में जंग लग जाए, ठीक है, जंग लग जाए, नमी के कारण क्या होगा? धीरे धीरे वो सड़ने लगे, नष्ट होने लगे, तो उसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या दिया गया है? जब धातुएं वायु, नमी या अन्य रसायनों के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होता है तो उसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? जो जब कोई वस्तु नष्ट होने लगता है उसी को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, वायु, नमी या अन्य किसी भी रासायनिक कारणों से अगर कोई वस्तु खराब हो रहा है, जैसे लोहा Fe, ठीक है, प्लस O2, ठीक है, ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? FeO2 बनाएगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये क्या है? आयरन है। आयरन क्या रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन से, तो ये क्या बना दे रहा है? आयरन ऑक्साइड। तो यही आपका जंग होता है बच्चों। ठीक है, यानी लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण हो जाएगा? तो इसका
उदाहरण जो होने वाला ये संक्षारण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण में देख लेते हैं इसका क्या क्या हो सकता है। तो उदाहरण में बच्चों याद कर लीजिएगा, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहे पर अगर जंग लग रहा है बच्चों तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा संक्षारण। चांदी पर काला परत। ठीक है, चांदी पे जो जंग लगता है बच्चों वो काला कलर का लगता है, जो कि संक्षारण का वजह से होता है। तांबे पर हरा रंग का परत चढ़ना है। ठीक है, जो कि हरा रंग का जो परत होता है तांबे पर, ठीक है, वो भी आपका जंग का ही एक प्रकार होता है। उसके बाद जंग का सूत्र। ठीक है, जो जंग का सूत्र होता है बच्चों वो क्या होता है, जो जंग का सूत्र होता है बच्चों वो होता है Fe2O3 प्लस XH2O। ठीक है, अब इसके बचाव का तो कुछ उपाय होगा ना। संक्षारण अगर हो गया है, चल ठीक है, संक्षारण हो गया, लेकिन अगर किसी चीज़ में संक्षारण नहीं हुआ है लेकिन हम उसे बचाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिससे हम संक्षारण से उस वस्तु को बचा सकते हैं। तो संक्षारण से बचाने के बहुत सारे उपाय हैं बच्चों। अब वो क्या क्या हो जाता है, तो अगर हम वस्तु में पेंट कर दे तो वो संक्षारण से बचा रहेगा। ठीक है, जैसे ही वो नमी के संपर्क में आता है तो वो खराब हो जाता है, बट पेंट मार देने से क्या होगा, उससे नमी नहीं पहुंच पाएगा उस वस्तु में, तो जिससे वो अच्छा रहेगा। उसके बाद गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया होता है बच्चों। क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया होता है जिस प्रक्रिया द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो आपका इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो आपका जो अधिक क्रियाशील वाले तत्व होते हैं उसके ऊपर उससे कम प्रतिक्रियाशील वाले तत्व का परत चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें किसका परत चढ़ा दिया जाता है, तो इसमें आपका जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, किसका, जिंक। अगला जो आपका है बच्चों वो तेल लगाकर। ठीक है, किसी वस्तु को हम अगर तेल लगा देंगे, ठीक है, तो भी हम उसको बचा कर रख सकते हैं, क्योंकि तेल जो होगा वो नमी और आपका जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट संपर्क नहीं लगने देता है किसी वस्तु को। उसके बाद मिश्र धातु बनाना। ठीक है, अगर किसी भी धातु को हम लोग दो या दो से अधिक धातु को अगर मिला देते हैं तो उसको मिश्र धातु बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो मिश्र धातु अगर रहेगा तो उस पर भी जंग नहीं लगता है बच्चों। अगला जो आपका प्रोसेस होता है वो है विकृत गंधिता। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो विकृत गंधिता होता क्या है, तो तेल और वसा युक्त पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ ठीक है, तेल और वसा युक्त पदार्थों का ऑक्सीकरण के कारण खराब होना और दुर्गंध आना विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी भोजन को हम जब लंबे समय के लिए खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसका रंग, गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा, तो उदाहरण में हो जाएगा खुला छोड़ा गया तेल खराब हो जाता है। ठीक है, जो हम तेल को जब हम खुला छोड़ देते हैं तो वो खराब हो जाता है, उसमें अलग स्मेल आने लगता है। ठीक है, उसका बचाव का तो कोई उपाय होगा। ठीक है, तो बचाव का जो उपाय होता है बच्चों वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बचाव का आपका क्या उपाय हो सकता है, तो इससे हम बचाने के लिए, ठीक है, विकृत गंधिता से किसी भी चीज़ को हम लोग बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो स्टीरीकरण डिब्बा। ठीक है, एयर टाइट। ठीक है, एयर टाइट डिब्बा का बात करें तो क्या, जिसमें ऑक्सीजन या कोई भी गैस अंदर से बाहर ना जा सके। जैसे आइसोथर्मल होता है ना, वैसा जैसे एक बोतल आता है, ठीक है, जिसमें जो हीट होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, हीट हो एंड जो आपका वो ट्रांसफ़र नहीं होता है बच्चों, तो ऐसे डब्बे में हम अगर रखेंगे सामान को तो वो खराब नहीं होगा। उसके बाद है नाइट्रोजन गैस भरना। जैसे हम लोग चिप्स, कुरकुरे वगैरह ये सब खाते हैं तो उसमें एक हवा भरा जाता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि ये पैकेट को बड़ा दिखाने के लिए ये हवा भर देता है, बट ऐसा नहीं होता है बच्चों। क्या करता है, वो सामान को उसके अंदर जो आपका चिप्स, उसके बाद स्नैक्स वगैरह जो होता है बच्चों, उसको अच्छे से बचाने के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। उसके बाद हम लोग बचाने के लिए और क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग फ्रिज का
उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। फ्रिज में अगर हम किसी वस्तु को रख देंगे तो वो विकृत गंधिता से आपका बचा रहेगा बच्चों, ठीक है। इसीलिए हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। कोई भी सामान अगर हम लोग का खाना वगैरह होता है, ठीक है, वो अगर बच जाता है तो हम लोग फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो लंबा समय तक टिक सके। उसके बाद क्या है, एंटीऑक्सीडेंट मिलाना, ठीक है। अब एंटी ऑक्सीडेंट क्या होता है बच्चों, ये एक केमिकल का जैसा कुछ सामान होता है, ठीक है। ये जो होगा अगर इस खाना में हम मिला दे तो ये लंबे समय तक टिका रह सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो है आपका जो रासायनिक समीकरण लिखते समय सावधानियां, ठीक है। अगर आप रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं बच्चों तो इसके लिए क्या क्या सावधानी आपको बरतना चाहिए, क्या क्या उसमें प्रोसेस होता है वो जान लीजिए। तो देखिएगा, अगर हम क्या कर रहे हैं, सावधानियां क्या क्या है, तो हमें सही सूत्र लिखें, ठीक है। सही सूत्र हमेशा आपको लिखना है। जैसे कैसे आप लिख सकते हैं, जैसे आपको क्या करना है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को आप क्या लिखिएगा, ओ नहीं लिखिएगा, ठीक है। सिंपल हम लोग ओ नहीं लिख सकते हैं, O2 लिखना है। क्या लिखना है, O2। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को भी डायरेक्ट एच नहीं लिख सकते, उसमें भी हमको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। नाइट्रोजन, इसमें भी हमको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ कुछ है जिसमें हमें सूत्र पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो आपका इक्वेशन ही पूरा खराब हो जाएगा। उसके बाद क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित करें, ठीक है। संतुलित करना बहुत ही जरूरी हो जाता है बच्चों, ठीक है। यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही जरूरी हो जाता है बच्चों। अब कैसे संतुलित करना है तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अगला है अवस्था चिन्ह लिखें, ठीक है। अवस्था क्या होता है बच्चों, जैसे आपका गैस कंडीशन में जैसे हम H2O लिखें, H2O। अब H2O जो है वो लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए हम लोग एल का यूज़ करते हैं। तो ये जो हम ब्रैकेट में एल लिख दिए, ये हो गया आपका अवस्था का चिन्ह, ठीक है। कोई वस्तु सॉलिड है तो उसमें एस लगा दीजिएगा। कोई वस्तु गैस फॉर्म में है, जैसे H2 गैस फॉर्म में है तो उसमें जी लगा दिए। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस में कोई मतलब है, ठीक है, तो उसमें AQ लगा दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा गैस के लिए, ठीक है, गैस के लिए अपर का साइन दीजिएगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन निकल रहा है तो H के ऊपर में एरो दिखा दीजिएगा। अवक्षेप के लिए, अवक्षेप अगर निकल रहा है तो उसको नीचे आपको दर्शाना है, ठीक है, नीचे वाला एरो दिखाना है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल की हर एक नोटिफिकेशन आप तक दोस्तों पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए।